नंबर उधर था ना सर। हाँ तो ठीक तो है। हाँ तो 10 बजे से ना स्टार्ट होगा, अभी बहुत टाइम है। कोई ना सर, रहने दीजिए। चलो हेडिंग देना तुम लोग, डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस ऑफ कॉलम, पिलर्स एंड चिमनी ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन सब्जेक्टेड टू लैटरल विंड प्रेशर। लास्ट टॉपिक यही है आपका इस यूनिट का। इसमें कट जा रहा है। यहाँ पास बताएंगे, ठीक है, नहीं समझ में आएगा यहीं पूछ लेना, अलग से कोई नहीं पूछेगा कि सर उधर नहीं आया समझ। क्या चीज हो गया? देखो यहाँ पास दो टॉपिक यहाँ से है, वो डायरेक्ट स्ट्रेस है और क्या है हमारा बेंडिंग स्ट्रेस है। और यहाँ पर जो है वो एक आपका विंड का प्रेशर है। अभी विंड प्रेशर में क्या इफेक्ट होता है वो सबसे पहले देखते हैं, फेनोमेना इसका। देखो देखना इधर, अगर मान लेते हैं सपोज दैट, देखो यहाँ पर जो पढ़ना है वो हमें यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का चिमनी पढ़ना है। जैसे में चिमनी जो रहता है वो टैपर्ड सेक्शन रहता है। जैसे में कि अगर उसके बेस के पास देखोगे, बेस के पास अगर तुम देखोगे तो थोड़ा सा आपका डायमीटर ज़्यादा होता है और आगे चल करके क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन हमें इस टॉपिक नहीं पढ़ना है, हमें जो कवर अप करना है वो आपका जो पढ़ना है हमें, वो आपका टोटल का टोटल कैसा, यूनिफॉर्म सेक्शन। क्या है, यूनिफॉर्म सेक्शन। कहने का मतलब ये है कि हॉलो है ये, कैसे बोलोगे भाई, हॉलो और इसमें फ़र्क होता है। ये जो आपका है वो सॉलिड सेक्शन है। जैसे कॉलम है, कॉलम जो रहता है वो तो हॉलो है नहीं यहाँ पास, तो इसमें से दोनों सेक्शन आपका हॉलो भी हो सकता है सॉलिड, तो ये मेरे पास सॉलिड सेक्शन है। तो देखना अगर कॉलम आपका है, सपोज दैट क्या है ये, जितना हम बोले ना अभी उतना अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, उसके बाद फिर तुम हमसे पूछना, ठीक है। पहले कम से कम वो कवर अप करने दो। तो देखो यहाँ पास ए आपका जो है वो एक मान लेते हैं कि कॉलम है या फिर कोई आपका बिल्डिंग है। तो कॉलम और बिल्डिंग जो होता है वो एक तो अपना लोड की वजह से गिरवे करता है, दूसरी बात और भी हो सकता है कि अगर मान लेते हैं कि बहुत ज़्यादा हाइट पे है, क्या है, बहुत ज़्यादा हाइट पे है, तो अगर बगल से अगर हवा मारता है, प्रेशर मारता है, तो आपका बिल्डिंग आपका क्या कर सकता है, ओवर टर्न कर सकता है, एयर की वजह से कर सकता है कि नहीं। अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग, जैसे में कि आपका जो पेड़ पौधे होते हैं, क्या होता है, पेड़ पौधा, तो पेड़ पौधा जो है वो गिरता है किसकी वजह से, एयर की वजह से। आ जाओ, किसकी वजह से गिरता है, एयर की वजह से। तो आप हमको एक चीज़ बताओ कि वहाँ पर जो लोड लग रहा है, क्या क्या लग रहा है, लोड लग रहा है, वो लोड तो तुम नहीं लगाने जा रहे हो, कौन लगाने जा रहा है, हवा। अब यहाँ पर उसी प्रकार से अगर मेरे पास बड़ा बड़ा बिल्डिंग है जो कि लॉन्ग टॉल बिल्डिंग है, देखो शॉर्ट बिल्डिंग के लिए नहीं होता, जैसे में कि आपका 3 तल्ला 4 तल्ला के लिए विंड प्रेशर ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता। लेकिन अगर वही तुम 10 तल्ला बनाओ, 8 तल्ला बनाओ, 9 तल्ला बनाओ, 20 तल्ला बनाओ, तो उसमें क्या होता है कि जैसे अपार्टमेंट वगैरह जो बनते हैं ना, तो वो मोस्टली जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाइट रहता है, तो उसमें एयर का इफेक्ट क्या होता है, ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जहाँ जिस चीज़ का ज़्यादा इफेक्ट होता है उसको हमें कैलकुलेशन पर्पज से लिया जाता है। जैसे पिछले बार अगर सॉइल पढ़े होंगे तो एयर का ज़्यादा वेट था, नहीं था ना, तो जब एयर का ज़्यादा इफेक्ट नहीं था तो उसको हम नेगलेक्ट कर दे रहे थे ना। तो उसी प्रकार से जब शॉर्ट बिल्डिंग होते हैं तो उसमें एयर का जो इफेक्ट होता है वो बहुत कम होता है, एयर का इफेक्ट क्या होता है, बहुत कम होता है। तो जो विंड लोड होता है वो हम उसको कंसीडर ही नहीं करते, ठीक है। लेकिन यही अगर मेरे पास बहुत लॉन्ग टॉल है, 6 बिल्डिंग मतलब कि 6 फ्लोर है, 8 फ्लोर है, तो उसमें क्या होता है कि विंड का इफेक्ट ज़्यादा आ सकता है। अब विंड का जब इफेक्ट ज़्यादा आ सकता है तो आपका बिल्डिंग जो है वो आपका क्या कर सकता है, ओवर टर्न कर जाएगा, बिल्डिंग क्या कर जाएगा आपका,
ओवर टर्न कर जाएगा। तो आखिर बिल्डिंग ओवर टर्न कर जाएगा तो उसको हमें मजबूती देने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब जैसे उसी प्रकार से जब चिमनी वगैरह देखे होंगे तो चिमनी ऐसे खड़ा, पता चलता है कि जब प्रेशर आता है, क्या आता है, प्रेशर आता है, तो प्रेशर की वजह से क्या हो सकता है। अरे चिमनी गिरते हुए देखा है कि नहीं देखा है, तुम लोग बताओ। बम से गिरा हुआ है, देखेगा। चिमनी देखे हुए नहीं किया। ईटा पकते देखा, भट्ठा देखा है, भट्ठा देखा है कि नहीं देखा, बताओ। भट्ठा में से जो ऊपर से धुआं फेंकते रहता है उसको देखा है, तो उसको हम बोल सकते हैं यहाँ पर चिमनी। ठीक है, हाँ सर कहिए। रीजन क्या चीज, हाँ रीजन उसका वही होता है कि हम जो धुआं होता है ना उसका, उसको हम ऊपर में छोड़े, नीचे में आपका इन्वायरमेंट में नहीं। क्या, अरे वो बात तुम बता रहे, अगर हर एक जगह पे डायमीटर सेम रहता है तो उस पर विंड का इफेक्ट ज़्यादा आता है और प्लस में उसका सेल्फ लोड बढ़ जाता है। ठीक है, इसीलिए हम जो होता है वो क्रॉस सेक्शन ऊपर जा करके हम कम कर देते हैं। ठीक है, बट वो तो क्या चीज़, हाँ बुर्ज खलीफा है, बहुत तुमको याद आ रहा है। देखो तो ये चीज़ है, तो हम जो है वो इस टाइप के सेक्शन नहीं पढ़ेंगे, किस टाइप के पढ़ेंगे, इस टाइप का, कि जहाँ पर क्या होगा हर एक जगह सेम रहेगा, हमारा चेंज नहीं करेगा। तो ये टाइप का हम यहाँ पास पढ़ने वाले। अब देखो कि अगर इस पे होगा तो क्या हो सकता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो देखना, मान लेते हैं सपोज दैट कि ये आपका कोई भी आपका चिमनी वगैरह है जो कि आपका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है, या फिर आपका कोई कॉलम वगैरह है। क्या है ये, कॉलम वगैरह होंगे। अब इसको देखोगे, कुछ बोल रही थी इधर, क्रॉस सेक्शन बनाए, रेक्टेंगुलर नहीं है। ठीक है, अरे चिमनी कैसा रहता है, गोल देखी हो ना, अरे गोल ही न रहता है चिमनी, समझ रही हो। ईटा पकने वाला भट्ठा पे जाओगे तो, ठीक है, क्या अच्छा हुआ है। भाई तुम सिर्फ, कोई बात नहीं, हाँ गांजा फूकने वाला भी रहेगा छोटा सा। हाँ तो वो भी वैसा ही रहता, कोई नहीं। देखो ये देख रहे हो ना, तो ये चीज़ें जो तुम देख रहे हो, इसको देखो तो नीचे में डायमीटर ज़्यादा है, ऊपर में क्या है इसका कम है। तो हमें जो पढ़ना है वो ऊपर में मतलब कि हर एक जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब यहाँ पर देखना कि इसमें होगा क्या, इसमें तो दो चीज़ें रहता है, एक तो इसका खुद का सेल्फ वेट रहेगा, ध्यान रखना इसका खुद का क्या रहेगा, एक सेल्फ वेट। तो सेल्फ वेट अपवर्ड लगेगा कि डाउनवर्ड लगेगा, सेल्फ वेट जो रहेगा तो आपका धरती पे नीचे इस प्रकार से लोड लगाएगा, यही लगाएगा ना, धरती पे ही लगाएगा ना, कहीं और लगाएगा। यानी कि ए अगर इसका हम बेस दिए हुए हैं तो इसका मतलब कि टोटल जो इसका लोड है वो कहाँ लाई करेगा, नीचे डब्लू। अगर इसमें हवा आएगा वो कैसा आएगा, हवा जो रहेगा वो इधर से प्रेशर मारेगा कि नहीं करेगा, अरे विंड प्रेशर ऐसा ही लगेगा ना। तो विंड प्रेशर जब भी लगता है तो आपका सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, कैसा लगता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। ऐसा नहीं कि विंड है तो पता चल रहा है कि ऐसे लग रहा है, विंड ऐसे कभी नहीं लगता, जब भी लगेगा तो ये सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर इस प्रकार से फोर्स लगेगा हमारा। ठीक है, तो यानी कि विंड प्रेशर हमारा इस प्रकार से लगेगा। अब हम तुमको एक चीज बता रहे, ध्यान से सुनना। आपका मान लेते हैं कि एक रेक्टेंगुलर शेप का है, किसका है, एक रेक्टेंगुलर शेप का है और एक आपका सर्कुलर है।
तो किस में आपको लगता है कि विंड का फोर्स ज़्यादा लगेगा? जैसे ये मान लेते हैं सर्कुलर है, ध्यान से समझना, ये क्या है आपका? सर्कुलर है। इसमें अगर हम यहाँ पर ऐसे रखे हुए हथेली पे, तो खुद का जो सेल्फ वेट है वो आपका नीचे बेस पे आपका क्या लगा रहा होगा? लोड लगा रहा होगा, जो कि आपका इसका सीजी से पास करेगा। अरे इसका खुद का सेल्फ वेट इसके सीजी से ही लग रहा होगा ना नीचे बेस पे। ये तो पहला ये है, ध्यान रखना। दूसरी चीज़ है कि जब हम इस पे एयर लगाएंगे, क्या लगाएंगे? हम एयर लगाएंगे, तो एयर जो है वो ऐसे इफेक्ट डालेगा, इस पे डालेगा। लेकिन अगर यही अगर रेक्टेंगुलर रहता है तो इसका थोड़ा सा एरिया इधर का क्या रहता है? थोड़ा सा इंक्रीमेंट रहता है आपका। लेकिन यहाँ पास क्या होता है कि खुद तो एयर लगता है बीच में ज़्यादा, लेकिन साइड से ऐसे कल्टी मार करके निकलने की भी कोशिश करता है, तो ये ज़्यादा आपको इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसको क्या करेगा? ऐसे कल्टी मार करके एयर क्या कर जाएगा? इसमें निकल जाएगा। और जब रेक्टेंगुलर रहेगा तो आपका ऐसे नहीं निकल सकता, यानी कि टोटल एरिया पे क्या लगेगा? अच्छा खासा प्रेशर लग सकता है। ठीक है, हाँ? तो भाई बहुत कुछ देखा है यार, देखो नहीं तो देखो इधर। तो जनरल बातें यहाँ पर समझो कि अगर हमारा विंड लगेगा तो विंड की वजह से, ध्यान रखना, विंड की वजह से क्या होता है कि जो आपका चिमनी होता है, उसी का एग्जांपल ले रहे, चिमनी होता है, उसमें क्या होता है कि ऐसे गिरेगा। कैसे गिरेगा? ये विंड की वजह से जो है वो ऐसे बेंड करके उधर गिर जाएगा। लेकिन खुद का सेल्फ वेट, ध्यान रखना, खुद का सेल्फ वेट की वजह से ऐसे बेंड नहीं करेगा, बल्कि वहीं पर ऐसे नीचे धंस जाएगा। जैसे दिल्ली में आपका जो वो गिराया गया था, आपका जो टावर गिराया गया था, वो ऐसे बेंड होकर के नहीं गिरा, ध्यान से समझना, बेंड होकर के नहीं गिरा, वो क्या है? सडनली ऐसे गिर गया। ठीक है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट फेल्यूर। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट फेल्यूर। जैसे ये आकाश टेक्निकल है, सपोज दैट कि हम ऐसे बैठे हुए हैं और एक वाइक जो है वो जमीन के अंदर चला जाता है। हाँ, तो हम लोग भी नीचे पढ़ेंगे ना, अंडरग्राउंड पढ़ेंगे। हाँ, क्या रहेगा भाई? इसको गिराना तो बहुत आसान है, जब वो टावर गिर गया तो इसको गिराने में क्या है? देखो इधर, बट तुम नहीं, रात में गिरा नहीं देना। देखो इधर, तो यहाँ पर हम दो चीज़ का पढ़ेंगे, बस ज़्यादा नहीं, दो चीज़ का, एक विंड का और दूसरी का डायरेक्ट लोड है। इसका सेल्फ लोड जब भी लगेगा तो नीचे लगेगा, कहाँ लगेगा? डाउनवर्ड लगेगा। लेकिन सेल्फ वेट की वजह से इसमें डायरेक्ट फेल्यूर देखने को मिलेगा, मतलब कि ये जो है वो डायरेक्ट धंस जाएगा नीचे। इसमें तो है नहीं कोई वैसा फिगर। हाँ, तुम टावर गिरवा दो। ये गिराने में लगा हुआ है, चलो छोड़ो। तो इसमें अगर देखोगे तो ये जो है वो नीचे की ओर मतलब कि आपका फॉल करेगा। जैसे ये है, इसको हम दबा दिए तो नीचे की ओर गिर गया, तो डायरेक्ट मतलब बिना बेंड किए हुए स्ट्रक्चर अगर आपका फॉल करेगा इसमें, तो वो किसकी वजह से करेगा? खुद का वेट की वजह से। किसकी वजह से? खुद का वेट की वजह से, यानी खुद का वेट की वजह से नीचे में डायरेक्ट लोड आएंगे, ध्यान रखना। दूसरा चीज, क्या सेल्फ वेट की वजह से बेंड करेगा? सेल्फ वेट की वजह से बेंड नहीं करता है। जैसे में हम यहाँ पास खड़े हैं तो अपना सेल्फ वेट कहाँ लग रहा होगा? डाउनवर्ड की ओर, मेरे पैर के पास लग रहा होगा टोटल लोड। अब ये टोटल लोड की वजह से हम जमीन पे जब खड़े हैं तो जमीन के अंदर जा सकते हैं। क्या हम ऐसे बेंड करेंगे? ऐसे नहीं। लेकिन अगर कोई बाहर से ऐसे अगर लोड लगा देता है तो हम क्या कर जाएंगे? इधर के बेंड कर जाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि जब इसमें स्ट्रक्चर बेंड करेंगे तो कौन सा स्ट्रेस डेवलप्ड होगा? बहुत अच्छा भाई, जब स्ट्रक्चर बेंड करेगा तो बेंडिंग स्ट्रेस न डेवलप्ड होगा। तो यहाँ पर देखना, एयर की वजह से जो होता है वो स्ट्रक्चर में बेंडिंग स्ट्रेस आता है। एयर की वजह से क्या आता है? स्ट्रक्चर में बेंडिंग स्ट्रेस आता है। लेकिन खुद का सेल्फ वेट की वजह से क्या आता है? डायरेक्ट स्ट्रेस आएगा। अब ध्यान समझो, अगर बेंडिंग स्ट्रेस आता है स्ट्रक्चर में, इसका मतलब उसमें मोमेंट भी आ रहा है। स्ट्रक्चर बिना मोमेंट से की वजह से आपका बेंड नहीं कर सकता। जब तक मोमेंट नहीं दोगे ये बेंड करेगा। भाई यहाँ पास हम ऐसे रखे हुए, इसको हम ऐसे जो है वो लोड लगा रहे, तो ये स्ट्रक्चर में हम क्या दे रहे हैं? मोमेंट ही तो दे रहे हैं, फोर्स इनटू डिस्टेंस। जैसे ये आपका जो है
देखना, मान लेते हैं कि आपका यह स्ट्रक्चर आपका बीम है। ये बीम में जो है वो आपका यहाँ पर हम लोड लगाएं, क्या लगाएं, हम लोड लगाएं। तो जब लोड लगाते हैं तो स्ट्रक्चर कैसा हो जाता, ऐसा ही तो करेगा। इसका मतलब यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर कंप्रेशन देखने को मिलेगा और ऊपर में क्या देखने को मिलेगा, टेंशन। तो ये कंप्रेशन और टेंशन जो देखने को मिला तो वो किसकी वजह से, ई लोड की वजह से। और ये लोड क्या कर रहा है, इस स्ट्रक्चर को घुमाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि मोमेंट देने की कोशिश कर रहा है। ए डिस्टेंस हमारा मान लेते हैं डी है, तो यहाँ पर पढ़े होगे कि मोमेंट इसका जो होगा वो W इंटू में क्या होगा, डी होगा। यानी कि कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर में मोमेंट दे रहा है, स्ट्रक्चर में क्या आ रहा है, मोमेंट। और इस मोमेंट की वजह से स्ट्रेस डेवलप्ड हो रहे हैं, मतलब बेंड हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा स्ट्रेस डेवलप्ड हो रहा है, तो बेंडिंग स्ट्रेस। कौन सा स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस। अब बेंडिंग स्ट्रेस में भी बताए थे कि दो हो सकता है, एक आपका कंप्रेशन और दूसरा क्या हो सकता है, टेंशन हमारा हो सकता है, यानी कि मोमेंट की वजह से। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब हम इस पे फोर्स लगा रहे होंगे तो कहीं ना कहीं क्या आ रहा होगा, मोमेंट जरूर आ रहा होगा। यानी कि अगर जब विंड इसको बेंड करने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब मोमेंट जरूर आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा, मोमेंट जरूर आ रहा होगा। यानी कि हमें जो है वो तीन बातें यहाँ से सीखना है। वो क्या, कि सेल्फ वेट की वजह से कौन सा स्ट्रेस डेवलप्ड होगा, डायरेक्ट स्ट्रेस, क्योंकि सेंटर पे आपका लोड लगेगा, वो आपका वेट लगेगा, ठीक है। दूसरा, हवा की वजह से ये बेंड करेगा, इसका मतलब बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप्ड होगा। अब जब ये बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप्ड होगा तो इसका मतलब है कि इसके अंदर मोमेंट आ रहे होंगे, इसके अंदर क्या आ रहे होंगे, मोमेंट आ रहा होगा। और ये जब आपका सेक्शन है तो सेक्शन मॉडुलस तो होगा ही, ठीक है। तो ये सारे चीज को हम देखते हैं वन बाय वन कि कैसे आपका विंड का इफेक्ट आएगा और कैसे आपका प्रेशर का आएगा। तो समझो, सपोज दैट जिसको नहीं आएगा समझ में यहीं पास पूछ लेना। देखना इधर, इस पे जो प्रेशर लगेगा विंड का, वो मान लेते हैं आपका ये जो पॉइंट है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है। बताओ विंड का इफेक्ट तो इधर से ही आएगा ना, अरे हम यहाँ पास खड़े, ठीक है। विंड का इफेक्ट ऐसा ही रहेगा, ध्यान से सुनो। अच्छा, यहाँ से बताना हमको, जो इस प्रकार से लोडिंग जो होता है वो पीछे देखे होंगे, ऐसा लोड जब पढ़े होंगे पूरा हुमाहुम सेम रहता है। अगर सेम रहने का मतलब ये है कि ये जो है वो यूडीएल की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करता है, यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इसका जो होता है वो W किलो न्यूटन पर मीटर होता है, यही इंटेंसिटी होता है ना, क्या रहता है ये, W किलो न्यूटन पर मीटर ऐसा। लेकिन ध्यान से समझना, ये जो W किलो न्यूटन होता है वो पर मीटर नहीं, बल्कि यूडीएल जो रहता है यहाँ से इफेक्ट, वो हम ये देख सकते हैं वो W किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पे रहता है। ये जो आपका जो लोड रहता है वो एरिया पे काम करता है। बशर्ते क्या होता है कि इसको जो पीछे का जो बी देख रहे हो ना, इसको 1 ले लिया जाता है। कितना ले लिया जाता है, 1 यूनिट, मतलब यूनिट लिया जाता है। तो यूनिट डायमेंशन की वजह से ये क्या हो जाता है, अगर तुम एक है तो एक तो मीटर में होगा, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, W किलो न्यूटन पर मीटर आएगा, यही हमारा इफेक्ट आ जाता है। तुम बताओ, अगर ये यूडीएल है, ध्यान रखना, अगर ये यूडीएल है तो यूडीएल का टोटल लोड कहाँ लगेगा, किसके सेंटर पे, सेक्शन के सेंटर पे नहीं लगता। ये अगर मान लेते हैं कि यूडीएल है, सिर्फ अभी तुम यूडीएल समझो, ये W किलो न्यूटन पर मीटर है,
यहाँ से हमारा लोड ए है और ए है, तो W किलो न्यूटन जो होता है इसका यूडीएल का टोटल लोड जो होता है वो यूडीएल के आधा पे लाई करता है। ये जो आपका जो यूडीएल देख रहे हैं, इस यूडीएल का जो टोटल लोड होगा वो यूडीएल के आधा पे लाई करता है। जैसे इसका अगर मान लेते हैं कि 6 किलो न्यूटन पर मीटर है और ये डिस्टेंस हमारा 8 मीटर है, तो बताओ यहाँ से कि 8 छक 48 जो किलो न्यूटन निकलेगा, अरे 48 किलो न्यूटन ही निकलेगा ना टोटल लोड, 8 छक 48, तो इस 48 कहाँ लाई करेगा, और ई मान लेते हैं कि 10 लिख देते हैं, तो 4 पे लाई करेगा कि 5 पे लाई करेगा, 4 पे, तो यूडीएल के आधा पे लाई करेगा। कहाँ लाई करेगा, यूडीएल के आधा पे लाई करेगा। अगर हम कोई ऐसा लिख देता है कहीं पर, ध्यान देना, 6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्या लिख दिया, 6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये डायमेंशन आपका 1 दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है, 1 यूनिट या फिर 1 मीटर, जो भी आपका बोला जाए। तो तब भी अगर निकालोगे तो कितना आएगा, ये देखो ध्यान से समझना, 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब इसका जो एरिया देखोगे तो ए एरिया होगा, और यही ना होगा इसका, देखना ऐसे है, ये पूरे पे ऐसे लोड लगा हुआ, ये क्या लग रहा है, पूरे पे लोड लगा हुआ, और वो जो है वो आपका ये लगा हुआ है कि मान लेते हैं कि 6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ये तुमको क्या बता रहा है कि जो लोड लगा हुआ है वो किस पे लगा हुआ है, एरिया पे लगा हुआ। किस पे लोड लगा हुआ, एरिया पे। अगर तुमको इधर 6 किलो न्यूटन पर मीटर बता रहा है, इसका मतलब कि कोई एक डायमेंशन की तरफ लोड लगा हुआ है, क्या लगा हुआ, कोई एक डायमेंशन की तरफ लोड लगा हुआ, और यहाँ पर एरिया की तरफ लगा हुआ। अगर हमको टोटल लोड निकालना है, क्या निकालना है, टोटल लोड निकालना, यानी पॉइंट लोड निकालना, तो पॉइंट लोड आपको सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, किलो न्यूटन में होता है कि नहीं, और जब इंटेंसिटी वगैरह होता है तब ना किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर मीटर में होता। तो बताइए हमको क्या हटाना है, ई मीटर स्क्वायर को हटाना है कि नहीं हटाना है। तो मीटर स्क्वायर को जब हटाना है तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया ही तो मल्टीप्लाई करेंगे ना। अरे ये मीटर स्क्वायर क्या तुमको दिख रहा है, एरिया ही तो है, और जब मीटर क्यूब रहता है तो क्या तुमको दिखता है, वॉल्यूम है। यानी कि वॉल्यूम से जब तुम गुना कर दोगे तो ये मीटर खत्म हो जाएगा, मीटर क्यूब। यानी कि अगर मीटर स्क्वायर हमको खत्म करना है तो इसका मतलब इसको एरिया से क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी ना खत्म होगा। देखो तो एल इंटू में बी अगर हम गुना कर देते हैं तो ये भी मीटर और ये भी मीटर, तो यानी मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर खत्म। और अगर सिर्फ मीटर रहता तो इसको सिर्फ लेंथ से हम गुना कर देते हैं, तब वो खत्म। जैसे में कि 8 छक 48 किए थे तो वो। तो ध्यान रखना कि अगर हमको पॉइंट लोड कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर नीचे में जो डायमेंशन रहेगा उसके हिसाब से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो किस में आ जाएगा, टोटल लोड में आ जाएगा। चाहे वो आपका लेंथ में रहे तो सिर्फ लेंथ से मल्टीप्लाई करो, एरिया में रहे तो एरिया से मल्टीप्लाई करो, और वॉल्यूम में रहे तो वॉल्यूम से। जैसे स्पेसिफिक वेट आप पढ़े होंगे अभी, वेट डेंसिटी अभी पढ़ रहे होंगे, वेट पर यूनिट क्या होता है, वॉल्यूम पहले भी पढ़े थे, यूनिट वेट जिसको बोले थे। बताओ यहाँ से कि अगर हम यहाँ से ये W निकालना चाहे, क्या निकालना चाहे, W, तो W इज इक्वल टू क्या किए हैं कि इसमें हम क्या गुना कर दिए, भी गुना कर दिए। यानी कि समझो, ध्यान से समझना, ये W है, W को दिया जाता है कि वो 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है। क्या है ये, 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है। तो यहाँ पास अगर हम मीटर क्यूब गुना कर देंगे, तो मीटर क्यूब गुना करने का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम गुना कर देंगे, तो वॉल्यूम गुना कर देंगे तो ये सही खत्म। तो यहाँ से W हमारा मतलब कि जो W है वो टोटल लोड निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। W में 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है, तो मीटर क्यूब गुना कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, टोटल W निकल जाएगा। उसी प्रकार से देखो यहाँ पर वही तो किया जा रहा है कि W में क्या किए, गुना करोगे, भी गुना करोगे तो ये टोटल W निकल जाएगा यहाँ से, टोटल लोड। तो यहाँ से हम डायरेक्ट समझो, कोई इतना हमको गुना भागा नहीं करना, सिर्फ डायरेक्ट डायमेंशन से सीखो क्या कि पहला बताएं ये कि अगर कोई किलो न्यूटन पर मीटर में है, दूसरा डायमेंशन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, तीसरा मेरे पास है वो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में है। अब समझो
अगर हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लेंथ गुना कर देते हैं तो टोटल लोड आ जाता है कि नहीं आ जाता, बताओ। क्या हम कोई दिमाग लगाने गए कि क्या है, नहीं है, कुछ भी नहीं। यहाँ पर अगर तुम एरिया गुना कर दोगे तो एरिया के यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, तो टोटल लोड आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। तीसरी चीज है, अगर हम यहाँ पर डायरेक्टली अगर हम वॉल्यूम गुना कर दें तो आपको यहाँ से आपका मीटर क्यूब है तो मीटर क्यूब से खत्म, तो टोटल लोड आपका किलो न्यूटन में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यहाँ से समझो कि जिस डायमेंशन में रहेगा अगर टोटल लोड निकालना है तो अगर मीटर में है तो लेंथ गुना कर दीजिए, जिसके अलॉन्ग वो इंक्रीज कर रहा है। आपका किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है तो जिस एरिया पे लग रहा है उस एरिया का गुना कर दो तो किलो न्यूटन निकल जाएगा। तीसरा पॉइंट, जिस आपका वॉल्यूम पे लग रहा है उस वॉल्यूम को क्या कर दो, गुना कर दो, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, टोटल लोड। यहाँ तक क्लियर कि और कुछ नहीं। यानी कि यहाँ से अगर हम देखें तो ये चीज़ें हम समझे हैं। मेरा तो डायमेंशन ना आया, किसको ना आया जरा बताना हमको, जिसको नहीं आया बोल लो, मैं बता दूंगा, लेकिन बाद में ना कोई बोलेगा। समझो, इसका हम दो चीज़ का कंसीडर कर रहे हैं। एक तो इसका खुद का सेल्फ वेट कहाँ लगेगा, बताओ। ये अगर चिमनी है तो इसका खुद का सेल्फ वेट कहाँ लगेगा, बिल्कुल ऐसे सेंटर से पास हुआ जाएगा, सेंटर से बिल्कुल पास करेगा और इसके बिल्कुल हल्के सेंटर पे डब्लू लगेगा। टोटल लोड तो वैसे ही लगेगा ना कि कहीं और लगेगा, नहीं, बिल्कुल कहाँ से लगेगा, सेंटर से लगेगा। तो यहाँ से अगर बिल्कुल सेंटर से लगेगा तो ध्यान रखना कि जो डायरेक्ट स्ट्रेस निकल करके आता है, दो स्ट्रेस होता है, एक बेंडिंग स्ट्रेस होता है, एक डायरेक्ट स्ट्रेस होता है। डायरेक्ट स्ट्रेस हम उसको बोलते हैं कि जिसके अंदर में क्या होता है, वो बिल्कुल मिडिल से आपका लोड लगेगा। कहाँ से लगेगा, बिल्कुल मिडिल पे लगेगा। तो हमको जो इसका खुद का सेल्फ वेट है वो भी तो मिडिल पे ही लग रहा है ना। खुद का जो है वो इसका सेल्फ वेट वो कहाँ लगेगा, मिडिल पे ही। हर एक का बॉडी का जो सेल्फ वेट होता है वो उसके सीजी पे लगता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये पूरे बॉडी का सीजी आपका मिडिल पे लगेगा। तो मिडिल पे लगेगा, इसका मतलब कि डायरेक्ट स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्ट लोड अपॉन में, बताओ यार, एरिया होता है। बताना, एरिया जो है वो ये लोड कहाँ लग रहा है, ये टोटल जो लोड लग रहा है वो कितने एरिया में लग रहा है। भाई जितने एरिया में तुम चिमनी बनाओगे, जितने में क्या बनाओगे, उसी पे ना लगेगा कि कहीं और लगेगा। तो इसका एरिया जो तुम देख रहे हो वो इसका एरिया तो यही ना होगा कि कुछ और होगा, अरे यही ना होगा। इसका मान लेते हैं कि रेक्टेंगुलर बनाए थे ऊपर, तो एक तरफ क्या होगा, ये मान लेते हैं बी है और ये क्या है हमारा, डी है। जैसे यहाँ से हम लिख देते हैं कि ये बी है और ये क्या है हमारा, डी है, जो कि पीछे की। तो ये टोटल वेट जो लग रहा है वो डब्लू नीचे लग रहा है और इसका कितने एरिया पे लगेगा, जितना एरिया पे तुम चिमनी बनाओगे उतना ही ना लगेगा कि दूर लग जाएगा, नहीं। तो इसका एरिया, तो इसका एरिया जो होगा यानी कि डायरेक्ट लोड जो होगा वो डब्लू और इसका एरिया क्या लिख देंगे, बी इंटू में डी। यहाँ तक बताओ क्लियर है या फिर पूरा क्लियर हो गया, साफ है? क्या बोलती है, हाँ बोलो, डाउट है तो कौन सा, ई, हाँ इसके पहले वो ये वाला। इसमें देखो, इसमें क्या करना है, तुम हमको एक चीज बताओ, जो टोटल लोड होता है यानी कि डायरेक्ट जो आपका सिर्फ टोटल लोड अगर तुमको निकालना है तो टोटल लोड जब भी होता है तो वो आपका किलो न्यूटन में होता है। अरे किसको किसको और ये डाउट है, बताओ हमको जल्दी, तुम लोग का सब क्लियर है ये, ठीक। टोटल लोड आपका क्या है, ये किलो न्यूटन में होता है। किस में होता है, किलो न्यूटन। तो जब किलो न्यूटन में है तो यहाँ पास हमको ये बताना है कि ए नीचे का डायमेंशन क्या कर रहा है, अरे नीचे वाला तो नहीं ना होना चाहिए इसमें। तो जब इसको क्या कर रहा है, डांस कर रहा है, हाँ,
किलो न्यूटन। तो हमको टोटल लोड सिर्फ किलो न्यूटन में होता है, किस में होता है? किलो न्यूटन में। तो ये नीचे का जो डायमेंशन जो मीटर लिखा हुआ है, ये मीटर का तो कुछ काम नहीं रहना चाहिए, तो तुम इसको ऐसा ही थोड़ी हटा दोगे। तो इसको हटाने के लिए कोई एक डायमेंशन गुना करो। एक डायमेंशन जब गुना करोगे तो कोई मीटर ही रहेगा ना एक डायमेंशन का। जैसे एल इंटू में बी इंटू में एच होता है, तो लेंथ हमारा मीटर है, बी भी मीटर में होता है, हाइट भी किस में नापते हैं? मीटर में। तो ये तीनों जब गुना करते हैं तो किस में हो जाता है? मीटर क्यूब में। अगर कोई दो डायमेंशन एल इंटू में बी गुना करते हो, इसका मतलब जो है वो सिर्फ मीटर में है और इंटू में मीटर, इसका मतलब मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आप सिर्फ, अरे भाई यूज है तभी बता रहा हूं मैं, पागल ना है कि हम तुमको ऐसा ही बता देंगे। लेंथ अगर है तो इसको किस में नापेंगे हम? मीटर में। तो बताओ कि अगर हम यहाँ पर सिर्फ लेंथ गुना कर देंगे तो ऊपर जो हो जाएगा वो मीटर हो जाएगा, डायमेंशन क्या हो जाएगा ऊपर में? मीटर हो जाएगा। तो एक मीटर से ही मीटर कैंसिल। तो अब जो मेरे पास ये जो दोनों गुना हो करके निकलेगा वो सिर्फ और सिर्फ तो किलो न्यूटन ही रहेगा ना। अरे क्या रहेगा? सिर्फ किलो न्यूटन ही रहेगा, मतलब लोड रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखो, अगर ई मीटर स्क्वायर है, इसका मतलब एरिया तुम अगर गुना करोगे तो मीटर स्क्वायर लिखते हैं, जैसे 6 मीटर स्क्वायर लिखते हैं एरिया में। तो मान लेते हैं कि 6 दिया हुआ और ये भी 6 मीटर स्क्वायर लिखेंगे, तो ई मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल। तो अब जो बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ किलो न्यूटन में ही तो बचेगा। किसमें बचेगा? सिर्फ किलो न्यूटन बचेगा। यहाँ पर अगर देखोगे तो वॉल्यूम हमारा जैसे एक गुना किया, लिखा हुआ रहेगा कि 8 मीटर क्यूब है। कोई भी आपका कंटेनर है जिसका आपका डायमेंशन 8 मीटर क्यूब है, तो यहाँ पर 8 मीटर क्यूब लिखोगे और ये आपका किलो न्यूटन रहेगा, तो ये मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? 8 किलो न्यूटन। तो यहाँ से गुना करोगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या आएंगे? लोड आएगा। तो डायरेक्ट इसको जैसे ऐसे करते हो, इसका अगर किलो न्यूटन, जैसे देखो हर एक का बता देते। प्रेशर का यूनिट क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। यानी कि फोर्स निकालना है तो प्रेशर इनटू में एरिया। तो वही तो तुम एरिया यहाँ पर गुना कर रहे हैं, वही एरिया ने इसमें गुना किए। तो वही एरिया जब गुना किए तो हमको क्या निकल गया? फोर्स या फिर टोटल लोड। वही हमारा जो स्पेसिफिक वेट होता है, यानी कि वेट पर यूनिट वॉल्यूम है। टोटल अगर हमको वेट निकालना है तो W इंटू में भी, तो वही तो यहाँ पर गुना कर रहे हैं। बस ये कर रहे हैं कि इस फॉर्मूले से याद नहीं रखो, बल्कि क्या करो, इसको डायरेक्ट ध्यान रखो कि कैसे हटाया जा रहा है। ठीक है? ट्रिक का चीज बताते हैं, ट्रिक थोड़ी है, तो है ही वही। तो W अपॉन में B इंटू में क्या होगा? D। अगर हम तुमसे ये बोले कि बताओ इस W कैसे निकालोगे? पूरा सॉलिड सेक्शन है, अभी मेरे पास क्या है? सॉलिड सेक्शन है, जैसे कॉलम बना दिए। तो ये W हम कैसे निकालेंगे? ध्यान रखो, क्वेश्चन में जो है वो तुमको, अरे इधर देख, इधर, हाँ इन्हें देख, देखो इधर, तुम हमको ये बताओ हमको क्या निकालना है? W। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ रहेगा वो ध्यान से सुनो। गिवन में दिया हुआ रहता है, तुमको जो दिया हुआ रहेगा वो वेट डेंसिटी दिया हुआ रहेगा। क्या दिया हुआ रहेगा? वेट डेंसिटी दिया हुआ रहेगा। तो वेट डेंसिटी क्या होता है? W अपॉन में V। अरे यही ना होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम, की कुछ और होता है? यही होता है। यानी इसका अगर यूनिट बोले तो इसको देखो, अगर हम सॉइल में पढ़ते थे तो इसी को हम गामा से रिप्रेजेंट करते थे कि नहीं? वेट पर यूनिट वॉल्यूम। सब भुला गया है? हाँ, क्या करोगे उसका? अरे बस इसी का जरूरत है, सुनो। गामा इज इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन में V होता है। यानी इसका यूनिट क्या में है? सो बताओ तो तुम हमको। इसका यूनिट किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में है। क्या में है? किलो न्यूटन पर। सिर्फ खाली डायमेंशन देखना, तुमको स्ट्राइक करना चाहिए दिमाग में कि हमको टोटल लोड निकालने के लिए क्या गुना करना पड़ेगा। ठीक है? तो सोचो कि ये डायमेंशन तुम्हारा ऐसे दिया हुआ रहेगा, एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख रहे हैं कि 6 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दिया हुआ रहेगा। तो तुमको ज्यादा दिमाग नहीं, सर बताए थे कि अगर ये वॉल्यूम है, क्या है ये? अरे वॉल्यूम का यूनिट है ना। इसका मतलब अगर हमको टोटल लोड अगर हमको निकालना है, टोटल लोड यानी कि W,
तो हमको सर बताए थे कि इसमें जो है वो क्या गुना कर देना है, वॉल्यूम गुना कर देना, यानी कि 6 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में अगर हम यहाँ से 8 मीटर क्यूब वॉल्यूम गुना कर देते हैं तो क्या निकल के आ जाएगा? चलो बताओ, यहां से देखोगे तो टोटल लोड हमारा निकल के आ जाएगा कि नहीं? तो ये जो हम गुना किए हैं ये क्या गुना किए हैं? अरे वॉल्यूम में तो गुना किए हैं। तो बताओ, अगर तुमको सिर्फ ये डायरेक्ट दे देगा तो तुम्हारे माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए ना कि टोटल लोड निकाल रहे हैं तो क्या गुना करें? क्या ये तुम फॉर्मूला लगाने जाओगे क्या हो रहा है कि W इंटू में V इंटू क्या क्या कर, नहीं करना, ठीक है। डायरेक्ट हमको क्या है कि गामा दिया हुआ है 6 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, तो डायरेक्ट इसमें हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? वॉल्यूम। तो हमको क्या निकल के आ जाएगा? टोटल लोड निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसको मिटाते हैं। नहीं समझ में आया? अब नहीं आया तो हम एक कटोरा लेके आते हैं, उसमें थोड़ा सा पानी रखेंगे, ठीक है। क्या चीज? हम उसमें थोड़ा सा कटोरा में रखेंगे, ठीक है, उसमें थोड़ा सा पानी रखेंगे, उसमें तुम्हारा नाक रगड़ेंगे, फिर उसके बाद तुम समझ लेना कहाँ। चलो, तो ये W अपॉन में भी हमारा जो होता है वो गामा। अच्छा, हमें जो डायरेक्ट स्ट्रेस जो निकाले हैं, देखना यहाँ पास डायरेक्ट स्ट्रेस क्या निकाले हैं? W अपॉन में A, यही निकाले हैं। ध्यान से समझना, अगर ये हमको अगर गामा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? गामा दिया हुआ है, तो हमको ये बताओ कि टोटल लोड अगर निकालना है तो गामा इंटू में भी गुना कर दे। अरे अभी समझाए ना, अगर तुमको 1 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में दिया हो तो भी गुना कर दे हम, तो ये क्या निकल के आ जाएगा? टोटल लोड। अच्छा, ये जो तुम भी हम लिखे हैं वो उसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एरिया इंटू में लेंथ या फिर हाइट। मान लेते हैं कि B इंटू में D जो था वो एरिया था, B इंटू में D क्या है? एरिया है। तो इसका एक और डायमेंशन कौन वाला हो जाएगा? हाइट वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइट वाला हो जाएगा। यानी कि हम W के जगह पे A लिख दे तो कोई आपत्ति है तुमको? नहीं है ना? A हो जाएगा। इसका मतलब यहां से अगर हम तुमको ये बोले कि A से A तुम कैंसिल कर दो, तो यहां से जो सिग्मा नोट निकल के आ जाएगा वो आपका बताओ क्या आ जाएगा? भाई चलो यार, कहीं नहीं, इसको बोल रहे थे चलने के लिए। यानी यहां से जो डायरेक्ट स्ट्रेस निकल के आ जाएगा वो गामा इंटू में H, यानी कि तुम गामा इंटू में H कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा? डायरेक्ट स्ट्रेस। अब इसका फॉर्मूला बताएं तुमको, शॉर्टकट के कैसे रखोगे याद। देखो, तुम हमको ये चीज बताओ कि स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है? किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सही लिखे हैं? चलो ठीक है, ध्यान रखा करो, ध्यान से समझना डायरेक्ट कैसे हम इसको याद रखेंगे से। किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। हमारे पास सिर्फ A दिया हुआ रहेगा। क्या दिया हुआ रहेगा? Y दिया हुआ रहेगा। क्या दिया हुआ रहेगा? और बोलता हाँ, अरे यूनिट वेट दिया हुआ रहेगा। सुनो इधर, तो अगर यूनिट वेट दिया हुआ रहेगा इसका मतलब किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में दिया हुआ रहेगा। ध्यान से समझना, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में दिया हुआ रहेगा। अब तुम समझो कि हमको लाना किस में है? मीटर स्क्वायर में, एरिया में। इसका मतलब ये होगा कि कोई एक डायमेंशन से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां से मीटर क्यूब से मीटर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे हो जाएगा। कोई एक ही डायमेंशन को ऐसे मल्टीप्लाई कर दे m, मान लेते हैं कि कोई एक डायमेंशन, मेरे पास 3 डायमेंशन होते हैं कि नहीं? देखो L, B और H होगा, L, B और H होगा, ध्यान रखना। अब L, B हमको जो लाना है वो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लाना है। पर मीटर स्क्वायर लाना है, इसका मतलब L और B रहेगा। इसका मतलब जो हम वहां पर जो डायमेंशन लिए हैं वो कितना, कौन सा है? देखो B, D और क्या है? H है।
तो यहाँ पर देखो हम इसको लिख देते हैं, ए बी हो जाएगा, ए डी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। इसका मतलब तुम देखो कि बी और डी तो हमारा रहेगा, अरे रहेगा ना, और ई हाइट क्या करेगा, 1 मिनट चला जाएगा, नहीं यार देखो समझो, ये जो है वो मेरा एरिया है, क्या है ये एरिया है, यहाँ से ये क्या है मेरा हाइट है। तो इसका मतलब कि हमें जो लाना है वो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया रहने देना, एरिया रहने देना है, थोड़ा सा शॉर्ट में समझना, एरिया हमको रहने देना है। तो ई अगर रहने देना है तो गुना क्या करेंगे हम, अरे क्या गुना करेंगे, हाइट, क्या गुना करेंगे हम, हाइट। तो यहाँ से हम एच गुना कर देंगे। इसका मतलब ये होगा कि, तो पहले से आपको 1 मिनट, नहीं ठीक है, यहीं पास था, हाँ चलो देखो, हमको यहाँ से गामा दिया हुआ रहेगा किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में, तो इसको जो हम लिखेंगे वैसे किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इंटू में एम, तो ये हो जाएगा। और यहाँ से हमको ये जो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर देगा, यही हमको क्या देगा, डायरेक्ट स्ट्रेस देगा। अब यहाँ से ई मीटर बचता है तो इसको तुम हाइट गुना कर दो, क्या गुना कर दो, हाइट। और नहीं आता है तो डायरेक्ट कुछ नहीं, इसको रखो, ये इतना तुम याद रखना कि अगर तुम्हारा डायरेक्ट स्ट्रेस आएंगे तो क्या आएगा, गामा इंटू में एच आएगा। गामा का यूनिट किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब रहेगा, हाइट गुना कर दोगे यहाँ से, ये जो आपका यूनिट रहेगा वो क्या रहेगा, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब रहेगा, हाइट गुना कर दोगे मीटर, यहाँ से मीटर कैंसिल आउट स्ट्रेस, और यही हमारा क्या निकल के आ जाएगा, डायरेक्ट स्ट्रेस। अब सुनो इधर, अगर तुमको ये फॉर्मूला नहीं भी याद रहता है फिर भी तुम कैसे बना लेना, ऐसे कि डायरेक्ट स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल लोड अपॉन में एरिया। और टोटल लोड आपको बताए हैं निकालने के लिए कि गामा रहेगा तो भी से डायरेक्ट गुना कर लो, और यहाँ से सिग्मा नोट आपका गामा इंटू में एच, और ये जो हमारा है वो डायरेक्ट स्ट्रेस है। मास देगा तो उसको तुम जी से गुना कर देना, अरे जब मास दे देगा, ठीक है, मास डेंसिटी दे देगा, यानी कि सिर्फ डेंसिटी दे देगा कि मास पर यूनिट वॉल्यूम देगा, तो एम इंटू में तुम जी गुना कर देना, और फिर जी भी गुना कर देना और भी गुना कर देना, तो वो किस में चला जाएगा, वेट में। वो तो अपना बात है यार कि मास दिया हुआ रहेगा तो वेट निकालना है तो क्या करेंगे, जी से गुना। अब तक में हम यहाँ से ए पॉइंट समझे हैं, बस यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है कि जो सेल्फ वेट होता है उसकी वजह से कौन सा स्ट्रेस डेवलप होता है, डायरेक्ट स्ट्रेस, और डायरेक्ट स्ट्रेस का फॉर्मूला गामा इंटू में एच। अगर तुम ऐसे नहीं निकालना चाहते हो तो डब्ल्यू अपॉन में भी, हमको यही करना था। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद जो हमें कंसेप्ट आता है वो कंसेप्ट आता है बेंडिंग स्ट्रेस का। कौन सा कंसेप्ट आता है हमारे पास, बेंडिंग स्ट्रेस का कंसेप्ट आता है। डायरेक्ट स्ट्रेस खत्म हो गया। अब बताओ कि बेंडिंग स्ट्रेस का कंसेप्ट क्या कहेगा, कैसे करेंगे। इसेंट्रिक लोड नहीं लगाना। अरे बताओ कि ऊपर से चिमनी पे लोड लगता है, ऊपर से चिमनी का लोड लगता है क्या, ऊपर तुम बैठने जाते हो उसके ऊपर पे, टॉप पे नहीं ना। जब टॉप पे नहीं बैठने जाते हो तो ऊपर तो कोई लोड लगने वाला है नहीं। अब बैठेगा कौआ, ओह अब कौन बचे, मतलब कि देखो अगर मान लेते हैं कि ऐसा हम कोई बना देते हैं, ठीक है, जो डिस्टर्ब कर रहा है उसको तुम खुद डिस्टर्ब कर दो, अगले बार से डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब तुमसे क्वेश्चन ए बी है, क्या है ये, ए बी है। अब समझो कि हम यहाँ पर जो लोड लगा रहे हैं वो इस प्रकार से लगा रहे हैं। किस प्रकार से लगा रहे हैं, इस प्रकार से लगा रहे हैं। इसका जो यूनिट हम दे रहे हैं वो आपका स्मॉल डब्लू है। कौन सा है ये, स्मॉल डब्लू। स्मॉल डब्लू मतलब यहाँ से डब्लू इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं विंड प्रेशर। कौन सा लग रहा है ये, विंड प्रेशर। अब ये जो विंड प्रेशर होता है इसका यूनिट बता दो किस में हो सकता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर आपको किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया हुआ रहेगा, या फिर न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ये चीज़ में डायमेंशन दिया हुआ रहेगा।
अच्छा, तुमसे यहाँ से देख करके तुम हमको बताओ, डायरेक्ट स्ट्राइक माइंड में करना चाहिए। अगर हम तुमको ये बोले कि आप जो है वो टोटल विंड लोड निकालिए, कौन सा लोड निकालिए? टोटल विंड लोड। तो तुम हमको बताओ क्या गुना करना पड़ेगा? टोटल विंड लोड। तो आप हमको ये चीज बताइए कि W में हमको क्या गुना करेंगे? यानी किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, यानी कि अब वो सिर्फ खाली हमको किलो न्यूटन चाहिए तो मीटर स्क्वायर को खत्म करना पड़ेगा। तो मीटर स्क्वायर जो होता है वो किसका यूनिट होता है? एरिया का ही यूनिट होता है ना। इसका मतलब अगर हम एरिया गुना कर दें तो ये जो आएगा वो टोटल विंड लोड आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यानी कि एरिया हम यहाँ पर क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, इसमें तुम हमको ये बताओ कि एरिया तो बता दो कि मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अब यहाँ पर कौन सा वाला एरिया मल्टीप्लाई करेंगे? जिस पे विंड प्रेशर लग रहा है। अब विंड प्रेशर में बताओ कि हम ये डायमेंशन दे देते हैं, तुम यहाँ से खुद से बताना। ये डायमेंशन मेरा B है और ये डायमेंशन मेरा, सॉरी 1 मिनट, हाँ मानने में क्या जाता है, समझो। ये मान लेते हैं कि आपका डायमेंशन D है और ये डायमेंशन क्या है? B है। इसको हम इधर लिख दे रहे हैं। ये डायमेंशन क्या है आपका? B है और ये डायमेंशन क्या है आपका? D है। यानी कि इधर वाला D है और ऊपर वाले क्या है? ऊपर वाले हाइट है। ये हाइट क्या है हमारा? ये क्या है? ये हाइट है। क्या हुआ? हाइट सही लिखे। इधर से लेंगे तो नीचे वाला, ऊपर से वाला ये वाला। तो तुम हमको ये बताओ कि हाइट है तो इसका बताओ कि इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया, अरे किसको किसको लग रहा है कि D और H होगा? बाकी वक्त को नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं है। देखो, अच्छा ये बताओ कि हवा जो यहाँ पर है वो कौन वाला सरफेस पे लग रहा है? बताओ। ये जो सरफेस लग रहा है वो मान लेते हैं, सपोज दैट कि ये जो है वो D है इधर वाले, अरे ये D है ना। D जो है वो इसके पीछे है कि सामने है? बताओ यहाँ पर, इस सामने वाला D है कि ये वाला D है? ये जो वो है वो हमारा क्या है? ये D है। सामने वाला क्या है? सामने वाला B ना है, B है। तो बताओ कि सामने वाला ये जो होगा वो क्या होगा? B होगा और ये जो होगा वो D होगा। तो बताइए, एयर इधर से लग रहा है, तो एयर अगर इधर से लग रहा है इसका मतलब ये टोटल एरिया पे लग रहा होगा। तो ये डायमेंशन को अगर D माने हैं तो इसको क्या मानेंगे? H। तो D इंटू में H क्या निकल के आ जाएगा? एरिया निकल जाएगा। इसका मतलब ये है, ध्यान रखना, कि जिस सरफेस पे आपका एयर स्ट्राइक करेगा, क्या करेगा? जिस सरफेस पे एयर स्ट्राइक करेगा उसी का क्या कर देना है? एरिया निकालना। यानी कि ए सरफेस पे स्ट्राइक कर रहा है तो इसका एरिया, अगर सामने वाला पे स्ट्राइक करता तो मान ले कि इधर से स्ट्राइक करता तो कौन सा एरिया हो जाता? B इंटू में H। साइड से लग रहा है तो क्या लग रहा है? D इंटू में H। यानी कि एक्सपोर्ट जो एरिया यहाँ पर रहेगा मेरा, वो यहाँ पर अगर हमारे पास जो एरिया निकल के आ जाएगा, यानी कि जो एक्सपोज्ड एरिया आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, वो आपका क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? H इंटू में D आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ, कौन सा? विंड का? भाई विंड का सागरों से कैसे लगेगा? तुम हमको ये बताओ। नहीं, तुम हमको एक चीज बताओ कि मान लेते हैं कि एयर इधर से लग रहा है, एयर इधर से लग रहा है, तो हम जो है वो ऐसे घूमे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि वो पीछे से भी लग रहा होगा। अरे भाई, कौन सा तुमको लगता है कि हवा चारों तरफ से आता है? हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात नहीं बोल रहे, वो जो एटमॉस्फेरिक जो तुम्हारे पे अभी लग रहा है हम उसकी बात नहीं बोल रहे, हम विंड तूफान जब आता है उसकी बात बोल रहे। मतलब तुम्हारे पे ऐसे प्रेशर लग रहा है तो कौन सा बिल्डिंग गिर जाएगा भाई? वो उस रूप में तो बनाया ही गया है ना। तो जिस रूप में बनाया गया है उस रूप है तो फिर क्या दिक्कत? देखो इधर, तो यहाँ पास
दिक्कत कब होता है? जब उससे ज़्यादा इफेक्ट होने लगता है, ठीक है। यानी कि विंड का इफेक्ट जब ज़्यादा होने लगे, ज़्यादा मतलब कि एयर का फ्लो होगा तब ना। और एयर का जब भी फ्लो होगा तो कोई एक तरफ से होगा, चारों तरफ से होता है एयर का फ्लो एक ही बार नहीं होता। तो कहाँ देख लेता है यार, कहाँ हवा चारों तरफ से लगता है तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला लगता है, विंड का नहीं। चलिए, तो यहाँ पर तुमको ए समझ में, एक्सपोज्ड जो एरिया होगा वो एच इंटू में क्या होगा? डी होगा। एच इंटू में क्या होगा? डी होगा। अच्छा, तुम हमको बताओ कि जो विंड प्रेशर है इसका अगर हम टोटल लोड निकाले, कौन सा निकाले? हाँ, तो टोटल लोड तो ही निकाल ले W इंटू में। ये टोटल लोड जो है वो एग्जैक्ट किस लोकेशन पे लगेगा? जैसे में कि मेरे पास ये बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी मतलब 1 किलो न्यूटन का है, तो ई जो हो गया वो 6 और ए पूरा 8, तो 48 किलो न्यूटन। तो ये 48 किलो न्यूटन यहाँ लगा दे, कहाँ लगा दे इसमें? यानी कि कहीं ना कहीं हमको टोटल जो लोड लगेगा, वो टोटल जो विंड लोड लगेगा, वो टोटल विंड लोड कहाँ लगेगा? टोटल विंड लोड मिडिल पे लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे कहाँ लगेगा? मिडिल पे लगेगा। अच्छा, इसको टोटल विंड लोड को क्या से रिप्रेजेंट करें? बोलो। पी से रिप्रेजेंट करें। पी का तो डब्ल्यू क्या से कर दो? तुम बोलो, उसी से आज डिनोट करेंगे। हैं? देखो, एक तो हम W इज इक्वल टू विंड प्रेशर रहेगा, और एक P जब लोगे तो वो आपका विंड प्रेशर के टाइप के क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, तो इसको हम विंड फोर्स कैपिटल P और स्मॉल p में कोई फर्क होता है? अच्छा रहने दो, अभी बाद में हम इसका सिंबल देख लेंगे क्या लिखेंगे। चलिए, टोटल विंड लोड जो हमारे पास हो जाएगा वो W इंटू में A हो जाएगा। क्या हो जाएगा? W इंटू में A, यानी A जो मेरे पास लगेगा वो H/2 पे लगेगा। किसी को दिक्कत है तो बताना भाई। टोटल विंड लोड जो लगेगा वो कहाँ लगेगा? H/2 पे लगेगा। अब समझना थोड़ा सा, तुम सोचो कि टोटल, अच्छा ये पूरे प्रेशर को हटा करके, समझना, पूरे प्रेशर को हम हटा करके सिर्फ ए लोड लगाने की कोशिश करें और इफेक्ट दोनों का बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम इस विंड को हटा करके और सिर्फ W इंटू में ए यहाँ पर ऐसे हम लगा दें। अरे टोटल प्रेशर को हटा करके, प्रेशर मान लेते हैं कि 6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और टोटल लोड जो आ गया वो 48 किलो न्यूटन आ गया। तो हम यहाँ लगाएंगे कि यहाँ की यहाँ लगाएंगे? मिडिल में लगाएंगे। अरे मिडिल में तो लग रहा है टोटल। अब ये टोटल मिडिल में लगाएंगे तो ऐसे जब लगेगा तो बेंड करेगा ना। ये क्या कर रहा है? बेंड कर रहा है। तो इसका बताओ सपोर्ट कहाँ पास है? इसका जब बेंड कर रहे हैं तो इसको रोकेगा कहाँ? बेस पे है। यानी कि अगर कोई मेरे पास कैंटिलीवर रहता है इसको, तो यहाँ पर अगर हम लोड लगा देते हैं W और ये हाइट हमारा H/2 ले लेते हैं, सपोज दैट, तो ये जो आएगा वो यहाँ पर आपका मोमेंट आएगा वो कितना? W इंटू में H/2, और ये जो W है वो मान लेते हैं कि लोड है। कौन सा है? टोटल लोड है। तो टोटल लोड और इंटू में डिस्टेंस गुना कर दोगे तो मोमेंट आ जाएगा। अरे मोमेंट आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि यहाँ पर अगर तुमको मोमेंट गुना करना है तो यहाँ से आपका नीचे वाला आएगा, यानी कि ये जो टोटल विंड लोड है उसको H/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा? मोमेंट निकल के आ जाएगा। अब देखो, दिक्कत यहाँ पर नहीं होता है, मोमेंट तो हम निकाल ही लेते हैं। मोमेंट इज इक्वल टू होगा टोटल विंड लोड और इनटू में H/2, यानी कि M इज इक्वल टू हमको जो है वो A निकल करके आ गया, A निकल करके। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। आइए, पधारिए।
तुम आया ही कहाँ था भाई, तुम तो टाइम पे आ गया ना। ठीक है, देखिए अब 10 मिनट ऐसे ही बैठिए, रामायण कथा चलेगा, समझ लोगे कहाँ से जी हो। देखो देखो यहाँ से मोमेंट जो आएगा वो आपका ए आ गया। अब देखो जो बेंडिंग स्ट्रेस है ए, आपको पता है ना कि एम बाई जेड होता है, और डायरेक्ट स्ट्रेस तो पता था कि डब्ल्यू अपॉन में ए था। देखो डायरेक्ट स्ट्रेस तो निकालने के लिए बता दिए थे कि गामा इंटू में एच करके निकाल लेना, डायरेक्ट स्ट्रेस तो बता दिए थे। बेंडिंग स्ट्रेस में ध्यान देखना 1/, बेंडिंग स्ट्रेस में एम तो मोमेंट निकाल लोगे। अरे तुम हमको ये बताओ, डायरेक्ट स्ट्रेस निकल जाएगा, मोमेंट निकाल लोगे, जेड। अरे भाई रेक्टेंगुलर फिगर रहेगा, सर्कुलर फिगर रहेगा तो जेड निकाल लोगे, और निकाल लोगे ना। अब यहाँ पर दिक्कतें आता है कि जेड का दो वैल्यू होगा, वो एक एक्स एक्स रहेगा और एक क्या रहेगा, वाई वाई। ये कैसे निकालोगे भाई? कोई हमको बता दो कि यहाँ पर जो लोड आ रहा है उसकी वजह से जो मोमेंट होगा वो किसके अबाउट आएगा, अगर कोई बता दो। बहुत थैंक यू भाई, सेक्शन मॉडुलस पढ़े हो? नहीं ना, बता दे रहे 1 मिनट, तुम लोग कोशिश करो, फिर उसके बाद फिर हम यहाँ पास इसको पढ़ाते हैं सेक्शन मॉडुलस। देखो देखो हम एक टॉपिक पढ़ते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या पढ़ते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि मोमेंट का मोमेंट करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये जो होता है वो, अच्छा ये बताओ, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो पता होगा। सर्कुलर का कितना होता है बताओ? अरे बता दो ना भाई, सर्कुलर का ऐसे करोगे? अरे सर्कुलर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सोम पढ़ा था कि ना? तो कार का रहा था, थर्ड सेमेस्टर ना पढ़ा है? अरे भाई ये पूछता कि हम सेकेंड सेमेस्टर में रहता तो हमें पूछते कि सेकेंड सेमेस्टर नहीं पढ़ा क्योंकि लेटरल एंट्री से था, लेकिन थर्ड सेमेस्टर नहीं पढ़ा, तुम लेटरल एंट्री से था, तुम लेटरल एंट्री से भी ना था, कोई बात नहीं। अरे तो कॉलेज में का मतलब कि नहीं टीचर था, टीचर तो सब जगह रहता। देखो इधर, तो ये होता है, अगर तुम रेक्टेंगुलर देखोगे तो तुम एक काम करना कि पीछे का वीडियो देख लेना, उसमें बहुत अच्छे से बताए हुए। तो यहाँ से बी डी क्यू बट्टे 12 होता है या फिर डी बी क्यू बट्टे 12 होता है। अगर तुम जेड निकालोगे तो यही आई अपॉन में वाई हो जाता है। वीडियो देख लेना। अगर तुम क्या बताए थे कि अगर यहाँ पर ए हम बताए थे ए वाई होता है, ए क्या होता है, एक्स होता है। लोड अगर तुम एक्स पे लगाओगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट आएगा, वाई वाई के अबाउट। अगर तुम लोड अगर वाई पे लगाओगे तो किसके अबाउट आएगा, एक्स एक्सिस के अबाउट आएगा, यानी कि चेंज करेगा। और अगर मान लेते हैं हम कि जेड वाई वाई निकालना चाह रहे हैं, किसका निकालना चाहते हैं, जेड वाई वाई, तो जेड वाई वाई ये जो बी है और ये क्या है, डी है, तो वाई वाई जो है वो बी को कट कर रहा है कि डी को कट कर रहा है, जल्दी बताओ, टाइम नहीं है। किसको, बी को, यानी कि बी का क्यूब हो जाएगा 12। अब तुम हम बताओ, वाई जो होता है वो जिसके अबाउट निकाल रहे हो ना वहां से टॉप का डिस्टेंस, जिसके अबाउट निकाल रहे हो उसका टॉप का डिस्टेंस, तो यहां से कितना b/2 होगा कि d/2 होगा पता? अरे ये जो है वो पूरा b है और यहाँ से यहाँ तुमको मैक्सिमम पूछ रहे, तो मिडिल पे लाई करेगा तो b/2 हो जाएगा। तुम देख लेना जा करके, जरूरी से नहीं तो यहाँ पास फिर आगे बनो ना करेगा। तो b/2 करोगे तो b/2 अगर तुम कर लोगे तो ये जो होगा 20² 2 से 6, तो dv²/6। तो ये जो हमारा z का फॉर्मूला होता है वो i अपॉन में y होता है। यहाँ से एक हमको फ्लेक्सुरल फॉर्मूला याद होगा, m/i = सिग्मा b/y। ये याद है कि ये भी नहीं याद है? चलो नहीं याद आता। सिग्मा b = हम ऐसा लिख सकते हैं m इंटू में y अपॉन में i, और देखो इधर लिख सकते हैं। अब तुम हमको बताओ कि सिग्मा b = m अपॉन में i अपॉन में y लिख सकते हैं? अभी जो i अपॉन में y हम क्या यहाँ पास लिखे हैं, z लिखे हैं ना, तो यही पीछे लिखे थे सिग्मा b प्लस माइनस जो होता है वो m/z, क्योंकि जब बेंडिंग स्ट्रेस होता है तो कंप्रेसिव भी होता है और क्या होता है, टेंसाइल। बस ये चीज़ें था पीछे लिखे थे। कहाँ था हम थे, कहाँ
यहाँ पर थे। हाँ, तो समझो कि मोमेंट हमको पता चल गया है कि टोटल विंड लोड इंटू में h/2 करेंगे। एम निकल गया, W/में समझ में सब समझ में आ गया। अब ये Z(x)(x) ले ले कि Z(y)(y) ले ले। अब तुम हमको बताओ यहाँ से कि यहाँ से हम दो चीज़ बताते, एक तो हम आपको डायरेक्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं और एक जो है वो आपका एक्सप्लेन करते हैं। समझो, पहले तुम डायरेक्ट समझोगे कि पहले एक्सप्लेन करें? पहले एक्सप्लेन करें। चलो सुनिए इधर, इधर देखिएगा। हाँ देखो इधर, ऐसे है, ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। इस पे विंड किधर से लग रहा है? देखो विंड जब लगेगा तो ऐसे मुड़ेगा, अरे ऐसे मुड़ेगा कि ना मुड़ेगा? ऐसे मुड़ेगा। तो ये जो है वो, ये जो आपका है वो y एक्सिस है और ये जो है वो x एक्सिस है, यही है ना? तो बताओ यहाँ से जब विंड मुड़ रहा है ऐसे, तो किसके अबाउट मुड़ रहा है, y के कि x के? x के अबाउट मुड़ रहा है। अरे भाई x के ऐसे मुड़ेगा। देखो यहाँ पर समझो, ये जो है वो y है, ये क्या है, ये y है, x यही है ना? क्या हम गलत बोल रहे हैं? देखो y क्या है, ये ऐसे है और x ऐसे है। इसका मतलब यहाँ पर समझो कि अगर हम इसको ऐसे रख ले तो ई वाला जो होगा वो क्या होगा बताओ? x होगा कि y होगा? और ई क्या होगा? अरे भाई इसको बताओ, इसको तुम जो है वो अभी तो ये 2D में है, इसको रखेंगे तो ऐसे रखेंगे, अरे ये नीचे ही नहीं ऐसे है, और जब ऐसे रखेंगे तो ई वाला जो y हो जाएगा वो आपका ऐसे हो जाएगा। अरे रखा हुआ ही नहीं है तो ऐसे 3D थोड़ी है कि हम बताएं। तो ये देखो, ये जो है वो y, तो y तो ऐसे रखा हुआ होगा नीचे, अरे रेक्टेंगुलर देखना, इमेजिनरी ऐसे है, ऐसे, ठीक है, ये ऐसे है और एक ऐसे है, तो ई जो है वो y है और ई जो है वो x है, ठीक है? तो समझो इधर से ई जो है वो ऐसे है, इसको तुम ऐसे फ्लैट कर दो, क्या कर दो, इसको तुम ऐसे फ्लैट कर दो, तो फ्लैट करोगे तो ई वाला क्या हो जाएगा, ये क्या होगा y, और ये क्या होगा x हो जाएगा। तो तुम हमको बताओ, ई है और इसको हम ऐसे छोड़ देते, किसके अबाउट घूमेगा? अरे ऐसे छोड़ दें, देखो ऐसे छोड़ दे तो किसका, अगर तो छोड़ दी। अब बताओ कि अगर ये ऐसे है, इसको हम ऐसे छोड़ देते, किसके अबाउट घूमेगा ये? किसके अबाउट? ये था एक्सप्लेनेशन, बट इससे तुमको कोई फायदा होने वाला है नहीं। क्यों? क्योंकि तुम बार बार जब क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में ऐसे गिरा होगा, ऐसे ना, तो मुड़िया लगा देंगे। देखो इधर, यहाँ से y हो जाएगा और ये क्या होगा, x हो जाएगा और ये क्या होगा, d। तो सोचो यहाँ पर समझो, अरे देखो इधर, पिछले बार हम क्या बताए थे कि लोड अगर x पे रहेगा तो y के अबाउट आएगा और y पे रहेगा तो किसके अबाउट आएगा, x के अबाउट। अब तुम समझो, यहाँ पर समझना ये है कि यहाँ पर जिस एक्सिस पर विंड की, स्पेशलिस्ट विंड की बात बोल रहे हैं, जिस एक्सिस पे आपका विंड का एरो स्ट्राइक करेगा उसी के अबाउट आपको ले लेना, ध्यान से समझना। जिस एक्सिस पर विंड का एरो स्ट्राइक करेगा उसी के अबाउट आपको क्या ले लेना है, सेक्शन मॉडुलस ले लेना है, ठीक है? तो लिख देते हैं यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब आपको जो मोमेंट लेना है, मतलब किसके अबाउट आएगा, कहाँ चला गया ये, समझो इधर, हाँ मिडिल पे लगेगा बट बेस के नीचे ही ना बेंड करेगा। अबाउट देखना, समझना कि जो विंड का जो एरो है, विंड का क्या है, एरो है, जिस एक्सिस पर स्ट्राइक करेगा उसी के अबाउट होगा, क्या होगा,
विंड का एरो जिस एक्सिस पर स्ट्राइक करेगा उसी के अबाउट होगा, उसके परपेंडिकुलर में नहीं। अब समझो, मेरे पास बताओ कि ई जो लोड लग रहा था वो डी के अलोंग लग रहा था कि बी के अलोंग लग रहा था? यहाँ पर लोड तुम हमको देख करके ये बताओ कि ए जो डायमेंशन है वो आपका डी है, तो बताओ कि ए जो आपका एक्सपोज्ड एरिया है उसमें एच इंटू में डी लिए थे कि एच इंटू में बी लिए थे? एच इंटू में डी। इसका मतलब ये डी पे स्ट्राइक कर रहा है। अरे किस पे स्ट्राइक कर रहा है? डी पे स्ट्राइक कर रहा है। इसका मतलब ये है कि तुम एक काम करो कि यहां से तुम ऐसे स्ट्राइक करते हुए लेकर के जाओ। किस एक्सिस पे स्ट्राइक कर रहा है आपका? और ये तो आपका डी है, तो डीए से तो पास कर रहा है। अरे डीए से ना पास कर रहा है तो ये बताओ किस एरो पर स्ट्राइक करेगा, वाई पे कि एक्स पे? एक्स पे तो करेगा नहीं क्योंकि एक्स के तो पैरेलल हो जा रहा है। अरे करेगा एक्स पे? नहीं, यानी कि डी से पास करो तो ये जो आ जाएगा वो आपका किसके अबाउट आ जाएगा? जेड वाई वाई। तो ये अच्छा था कि एक्सप्लेनेशन वाला अच्छा था? बस तो यही तो तुमको पहले बोल रहे थे। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्या तुम जिस एक्सिस से पास कर रहा है उसके अबाउट तुम ले लो। अगर क्वेश्चन में ऐसा रहे कि तुमको ये बोला जा रहा है कि अरे भाई बस ये टॉपिक समझ गए, बस आपका ये खत्म हो गया। नहीं इससे कौन करता है? तुमको हम अबाउट समझो। अगर हम ये बोला जाए कि बी के अलोंग लग रहा है, लोड कैसे बोलेगा? लोड ऐसे बोलेगा कि आपका बी के अलोंग लग रहा है या डी के अलोंग लग रहा है। वो बोलेगा कि बी के अलोंग लग रहा है, डी के अलोंग लग रहा है, विथ के अबाउट लग, मतलब कि विथ के अलोंग लग रहा है, डेप्थ के अलोंग लग रहा है, एक क्वेश्चन में बोलेगा। तो मान लेते हैं कि आप बी इसको मानो, डी इसको मानो, अब बोल रहा है कि बी के अलोंग लग रहा है। किसके अलोंग लग रहा है? बी के। इसका मतलब इसका जो एरो है वो कहाँ से पास करो? यहाँ से ऐसे पास करो। बताओ ई जो होगा वो वाई का और एक्स का, तो y से तो बिल्कुल पास कर जाएगा। तो y से पास कर जाएगा तो इसके अबाउट आएगा नहीं ना? किसके अबाउट आएगा? x पे। तो स्ट्राइक किसके कर रहा है? x पे। तो यहाँ पर आपका z जो आ जाएगा वो किसके किसके अबाउट आ जाएगा? x के अबाउट आ जाएगा। क्लियर? कुछ क्लियर हुआ? बाकी वो फिर न्यूमेरिकल से देखेंगे। तो यहाँ पर हमको बताओ, तुम कहाँ चला गया यार? अगला पेज में था। कौन सा पेज किस में चल गया पता नहीं। यहाँ पर तो m तुमको समझ में आ गया, जेड एक्स एक्स और जेड वाई वाई भी तुम निकाल लोगे। तो जब ये निकल जाएगा तो कंबाइन स्टेज में हम फिर ए और इसको क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। मैक्सिमम निकालना है तो प्लस कर देंगे और मिनिमम निकालना है तो माइनस कर देंगे। तो उसके बाद आप लोग जो है वो कहाँ से लिखिएगा? शुरू से। हाँ हाँ, 4 दिन तक एक ही चीज़ बताएंगे। पहले तुम जहाँ हेडिंग दिए हो ना वहाँ पास ये डायग्राम बनाओ। पेंसिल का पेन से बना, हम देखो पेन से बना दिए। और नेक्स्ट क्लास होगा तो आपका न्यूमेरिकल होगा, एब्सेंट नहीं करना। जिसको थ्योरी में कोई दिक्कत भी होगा वो भी आपका एक्सप्लेन हो जाएगा। चलिए लिखिएगा जल्दी। ये पहले आप फिगर बनाइए, उसके बाद नीचे लिखिएगा लेट टोटल विंड फोर्स को क्या से डोनेट करे? कोई बोला नहीं यार। बॉल बंद कर दें, सच्ची बंद कर दे। अरे उधर भी बंद हो गया। नहीं, बंद नहीं हुआ था, चालू था।
अरे जल्दी करो, सिर्फ डायग्राम बनाने के लिए बोले हैं, डायग्राम बनाओ ना। नहीं, इसको एक कम करो कि जो टोटल लोड लिखे हैं उसको हम लेट में क्या लिखवाएं, कैपिटल P इज इक्वल टोटल विंड फोर्स या फिर लोड, टोटल विंड फोर्स और लोड, फोर्स बोले या फिर लोड। फिर लिखना नीचे स्मॉल w इज इक्वल टू, स्मॉल w कैसे लिखोगे, हाँ ऐसे, बस लिखो। लिखवाएं तो स्मॉल w इज इक्वल टू विंड प्रेशर, इसका यूनिट बगल में लिख लेना किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यही होगा ना, कहाँ लिखवाए हैं हम, हाँ w इज इक्वल टू लिखा हुआ है, स्मॉल w इज इक्वल टू विंड प्रेशर, हो गया, रहने दो इसको, अभी नहीं लिखो। आगे लिखना नीचे में y इज इक्वल टू यानी कि यूनिट वेट जिसको बोलते हैं गामा, गामा इज इक्वल टू लिखो यूनिट वेट या फिर वेट डेंसिटी ऑफ मटेरियल, यूनिट वेट या फिर वेट डेंसिटी ऑफ मटेरियल। न्यूमेरिकल नेक्स्ट डे करेंगे, परसों होगा शायद, हैं? थोड़ा सा चले ना, ये वो यहाँ संभालवे न करता है, दोबारा करोगे। देखो इधर अगला लिखो गामा इज इक्वल टू यूनिट वेट या फिर वेट डेंसिटी ऑफ मटेरियल, वेट डेंसिटी या फिर यूनिट वेट ऑफ मटेरियल, हो गया। W इज इक्वल टू लिखना कैपिटल W, बोलो W इज इक्वल टू लिखना टोटल वेट ऑफ स्ट्रक्चर या फिर मेसनरी, टोटल वेट ऑफ स्ट्रक्चर या फिर मेसनरी। इसमें एक पॉइंट हम तुमको समझाना था, अच्छा लिखो पहले C इज इक्वल टू लिखना कोफिशिएंट ऑफ विंड प्रेशर, C इज इक्वल टू लिखो कोफिशिएंट ऑफ विंड प्रेशर, इसको समझा देते हैं, लिखो ना C इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ विंड प्रेशर। यहाँ पर समझना थोड़ा सा, कहाँ चला गया विंड प्रेशर, सोचो तो टोटल अगर तुम विंड लोड निकाल रहे हो, कोफिशिएंट ऑफ विंड प्रेशर C इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ विंड प्रेशर। समझो इधर देखो, अगर तुम्हारे पास अगर बताएं शुरू में ही कि अगर तुम्हारा सर्कुलर रहेगा तो इसका प्रोजेक्टेड एरिया बनाओगे तो कैसा बनेगा, अरे सर्कुलर पे ऐसे टॉर्च मारोगे तो सामने एरिया कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर बनेगा ना, कि सर्कुलर बनेगा, रेक्टेंगुलर बनेगा। अगर रेक्टेंगुलर पे प्रोजेक्टेड मारो तो क्या बनेगा, यानी कि सर्कुलर पे भी रेक्टेंगुलर बनेगा और उस पे भी रेक्टेंगुलर बनेगा। अब विंड का इफेक्ट किस पे ज़्यादा रहेगा, एरिया, किस एरिया पे विंड का इफेक्ट ज़्यादा है, रेक्टेंगुलर का कि सर्कुलर पे,
ज़्यादा। अगर तुम सर्कुलर बना रहे हो तो इसका मतलब जो प्रोजेक्टेड एरिया तुम कंसीडर करोगे वो तो तुम ज़्यादा कर लोगे, अरे कहीं ना कहीं ज़्यादा कर लोगे। तो उसको कम करने के लिए हम कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। कोफिशिएंट से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि जो तुम यहाँ पर एरिया देख रहे हो ना, इस एरिया में अगर सर्कुलर का फिगर रहेगा तो तुम सी से मल्टीप्लाई कर देना, और अगर रेक्टेंगुलर करेगा सी से मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि जो सी का वैल्यू होता है वो रेक्टेंगुलर के केस में 1 होता है और सर्कुलर के केस में 0.6 होता है। तो 1 गुना करो या नहीं गुना करो, क्या वो कोई इफेक्ट होगा? तो जो यहाँ पर एरिया होता है वो आपका कौन सा एरिया होता है, एक्सपोज्ड एरिया। और एक्सपोज्ड में कौन सा एरिया, तो प्रोजेक्टेड एरिया। कौन सा एरिया तुमको लेना है, प्रोजेक्टेड एरिया लेना है। अगर तुम्हारे रेक्टेंगुलर रहेगा, क्या रहेगा, रेक्टेंगुलर रहेगा तो गुना नहीं करना, सर्कुलर रहेगा तो गुना कर देना। कितना से, 0.6 से। ठीक है, तो आगे लिख लेंगे हम वो चीज़। क्या चीज़, नहीं तो वही तो हम बोल रहे हैं। क्या चीज़ बोल दिए, उल्टा बोल दिए। क्या जब यार, तू कैसे सुनता है? इनटू में सी गुना कर सकते हो। ठीक है, चलिए हो गया। अब उसके बाद फिर 9 छोड़ो, हाँ उतारो, NOW 9 करके निकालो वहाँ से। डायरेक्ट स्ट्रेस इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा नोट इज इक्वल टू होता है डायरेक्ट स्ट्रेस। ठीक है, आप लोग कोशिश करना कि क्लास एब्सेंट कम करें, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा जून में आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो एब्सेंट मत करना कम से कम। उसके बाद फिर खेलते रहना, कूदते रहना, जहाँ जाना है जाते रहना। लास्ट जून में बोल रहे हैं तो जल्दी है, लास्ट जून। लास्ट जून में ख़त्म कर रहे तो बहुत, हम तो इसी मंथ में सोच रहे थे, लेकिन फिर सोचे कि छोड़ो अगला मंथ में ख़त्म कर देते। हाँ, तो तुम अभी देखिए कहाँ थे 1.5 घंटा, तुम तो अभी आइए। फास्ट थोड़ी पढ़ा रहे, जो घंटा चलता था कितना, जो 1 घंटा उसको करेंगे 2 घंटा, तो जो 4 महीना में ख़त्म होता था उसको 2 महीना में तो उसको बढ़ाओ। जब तक नहीं इंक्रीज करोगे कुछ नहीं। बादाम नहीं खाओ, यहाँ दम ऐसे कंसेंट्रेशन आँख फाड़ ले रहो। हाँ सर, टाइम हो गया, 7:45 था। चलिए जल्दी कीजिए, रुको 1 सेकेंड। कुछ भेज देंगे, इसमें है क्या कि भेज देंगे? चलो नोट डाउन करो।